साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो न्यूज़ टुडे नाम से करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है डेली की, उसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहले प्रारंभ करते हैं। पहला है इसमें देश कोयला उत्पादन, मतलब भारत जो है कोयला उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है। चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इस उपलब्धि को हासिल करने का महत्व क्या है? देखिए, कोयला एनर्जी मिक्स में जो कोयला है वो एनर्जी मिक्स में लगभग 55% और बिजली उत्पादन में लगभग 74% का योगदान देता है। जितनी भी बिजली विभिन्न तरीके से उत्पादित होती है, चाहे वो सौर ऊर्जा से या आपके न्यूक्लियर एनर्जी से, उस टोटल बिजली में से 74% बिजली का उत्पादन कोयले से होती है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, उत्पादन में वृद्धि से कोयले का आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की इससे बचत होगी। देखिए, भारत में कोयला क्षेत्र की यदि स्थिति की बात करें तो खपत के मामले में भारत कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व में पहले नंबर पर चाइना है। उत्पादन में भारत जो है कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो देखिए, नंबर 1 पर चाइना है उत्पादन में भी और उपभोक्ता के रूप में भी। वहीं कोयला के रिजर्व की बात करें तो भारत में कोयले का पांचवा, मतलब विश्व का पांचवा सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार या रिजर्व कह सकते हैं, भारत में मौजूद है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसे कोयला के क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं भारत में, उसमें है कोयला खान विशेष प्रावधान सीएमएसपी अधिनियम 2015। इसके तहत निजी कंपनियों द्वारा कोयला खदानों में कोयले के वाणिज्यिक खनन का मार्ग प्रशस्त किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया। विशेष रूप से कोयले के लिए कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज की अनुमति देता है यह। इसके अतिरिक्त कई अन्य सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक नीति और योजना 2024 आरंभ की गई है। कोयला क्षेत्र के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन कुकिंग कोल प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एनसीआई, मतलब इसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एफडीआई के मामले में कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। ये फैक्ट याद रखिएगा। एफडीआई को अनुमति देने से क्या होता है कि इससे वैश्विक विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकियां हासिल होती हैं। अब जो चिंताएं हैं या जो चुनौतियां हैं कोयला क्षेत्र के समक्ष, उसमें पहला है कोयले के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध। चूंकि देखिए, कोयला क्या है, इससे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो विकसित देश हैं वो कोयले के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं, और यही जो है प्रेशर वो अन्य देशों पर भी लगा रहे हैं कि वो भी इस प्रक्रिया को अपनाएं। आयात पर निर्भरता, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 260 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, और इसमें से ये जो टोटल आयात था, इसमें से गैर कोकिंग कोयले का जो प्रभुत्व था वो लगभग 77% था। मतलब जितना कोयला हमने आयात किया, खरीदा, उसका 77% जो है वो गैर कोकिंग कोयला था। अब प्रश्न उठता है कि कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला ये होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो कोकिंग कोक होता है, कोकिंग कोयला होता है, उसका उपयोग कोक बनाने में होता है, जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है। मतलब याद रखिए, कोकिंग कोल का इस्तेमाल जो है वो स्टील बनाने में होता है, जबकि गैर कोकिंग कोल का उपयोग जो है मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। तो जो हमने कोयला आयात किया वो बिजली उत्पादन के लिए किया है। अन्य मुद्दों में जैसे कि भूमि अधिग्रहण की समस्या होती है, ओपन कास्ट माइनिंग के कारण पर्यावरण का क्षरण होता है। मतलब कोयला, खदान से कोयला निकाल लिया जाता है, पर और उसको जब कोयला वहाँ से निकाल लिया जाता है तो उस खदान को एज इट इज छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, पर्यावरणीय क्षरण होता है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने 2024 में लगभग 85,000 मामलों का निपटारा करके त्वरित न्याय को साकार किया है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होते क्या हैं और इनका गठन कब से हुआ है। देखिए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा मामलों के निपटान दर जो है वो 96% रही है, 96% रही है। और ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तेजी से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इस प्रकार पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। अब इसके अतिरिक्त देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 जो है ये लड़के लड़कियों, मतलब बच्चों की बात करता है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए कठोर अधिनियम है, ठीक है। तो पॉक्सो क्या है, याद रखिएगा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात करें तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो योजना है ये एक केंद्र प्रायोजित इस सेंट्रल स्पॉन्सर है। मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती हैं जिसमें जो भी पूरा बजट होता है उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार देती है, ठीक है। स्पॉन्सर करती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं सब पूरा पैसा देती है, कुछ पैसा वो देगी, कुछ पैसा
राज्य देंगे। ठीक है, तो इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग करता है। इसकी पृष्ठभूमि या प्रारंभ कब से होता है, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिए 2019 से ये प्रारंभ होता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का। उद्देश्य क्या है, देश भर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना में राज्य सरकारों का समर्थन करना। इसके अन्य जो लक्ष्य हैं वो अनन्य पोक्सो मतलब ई पोक्सो न्यायालयों सहित कुल 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाने हैं और प्रत्येक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को प्रति तिमाही प्रत्येक 3 माह में 41 से 42 मामलों और कम से कम वार्षिक रूप से 165 मामलों का निपटान करना होता है और प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य होंगे। इसकी अवधि जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है और इस अवधि के लिए निर्भया फंड के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 1952.23 करोड़ रुपए निर्धारित है। तो ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, कब तक बढ़ाया गया है ये याद रखिए, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फंडिंग पैटर्न क्या होता है, देखिए 2 तरह के स्टेट है, एक मतलब राज्य होते हैं विधान और आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी 2 तरीके होते हैं, कुछ में विधानसभा होती है कुछ में नहीं होती है। तो राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार 60% का योगदान देती है, बाकी 40% जो है राज्य और उन केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। परंतु दूसरी कैटेगरी क्या है, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा नहीं है, ऐसे इस कैटेगरी में केंद्र सरकार का योगदान 90% होता है और इन लोग का योगदान 10% का होता है। प्रश्न उठता है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों है? चूंकि देखिए बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों में पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने में देरी हो सकती है सीमित न्यायिक संसाधनों की वजह से, तो यहाँ पर ये काफ़ी कारगर है। अपराधियों में भय पैदा करना, मामलों का समय पर निपटारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकेगा, इस संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है। विधायी ढांचे के साथ संरेखित, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पोक्सो अधिनियम जांच और मुकदमे को पूरा करने के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में ये मामला निपट जाना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अनुसार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को सशक्त बनाने के उपाय क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राज्यों में हाई कोर्ट्स को मजबूत बनाना, इसके साथ सूचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो मामले में अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट रूम को अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने के तहत क्या है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। फॉरेंसिक परीक्षण के मामले में कार्य करना चाहिए। इसमें क्या साक्ष्य विश्लेषण में सुधार के लिए फॉरेंसिक लैब के मामले में कौशल को बेहतर बनाना चाहिए और इस प्रकार के जो लैब हैं वो स्थापित किए जाने चाहिए। वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना करनी चाहिए, जो मतलब संवेदनशील में विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनके लिए पीड़ितों के बयानों को बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित करने चाहिए। अगला है आपका सीबेड वारफेयर। सीबेड वारफेयर आधुनिक जियोटेक संघर्ष का महत्वपूर्ण डोमेन बनकर उभरा है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सीबेड वारफेयर होता क्या है। देखिए यह वारफेयर ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए खतरा है। जो सीबेड वारफेयर है, वारफेयर मतलब युद्ध होता, वारफेयर का मतलब युद्ध होता है, सीबेड का मतलब होता है समुद्री तल, हिंदी में यदि देखें तो ये जो सीबेड वारफेयर है ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए खतरा था, भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकता है। तो पहले बात करते हैं सीबेड वारफेयर क्या होता है। तो देखिए सीबेड वारफेयर में जलमग्न समुद्री अवसंरचना, समुद्री अवसंरचना में क्या आते हैं, वर्तमान में आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन केबल, जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो केबल्स होते हैं वो समुद्रों के नीचे बिछाए जाते हैं। ठीक है, एनर्जी पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, एनर्जी मतलब कि पेट्रोल की सप्लाई, मतलब गैस की सप्लाई के लिए, और इस प्रकार के एनर्जी सप्लाई के लिए समुद्र के नीचे विभिन्न देशों के मध्य क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछाई जाती हैं। तो इस प्रकार के समुद्री अवसंरचनाएं होती हैं और अन्य भी समुद्री अवसंरचनाएं होती हैं को नुकसान पहुंचाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए समुद्र नितल पर, मतलब सीबेड पर या वहां से या उसे लक्षित करके सैन्य अभियान जो होता है, इसे ही सीबेड वारफेयर कहते हैं। ठीक है, इसे ही वारफेयर करते हैं। कुल मिलाकर के जो जलमग्न समुद्री अवसंरचना है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी इस प्रकार के मतलब हिंसक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसको नष्ट करने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो सीबेड वारफेयर के तहत आएगा। इस वारफेयर में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों में मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल होते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, सबमर्सिबल आदि शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब इस युद्ध में इनको नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस वारफेयर की बढ़ती अवधारणा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है।
तो इसके लिए मतलब ये खतरा क्यों बढ़ रहा है? खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि समुद्र में जलमग्न अवसंरचना पर निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कम्युनिकेशन केबल्स हैं, उसको बिछाना, इसी के नीचे बिछाया जाता है। एनर्जी पाइपलाइन आदि जो है उसका निर्माण जो है बड़े स्तर पर हो रहा है। गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी की उन्नति के संदर्भ में देखिए, इससे सीबेड वारफेयर का दायरा बढ़ा है। पहले यह केवल कम्युनिकेशन केबल्स को क्षति पहुंचाने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बाधित करने तक सीमित था, लेकिन अब निगरानी, टोही और साइबर वारफेयर जैसे जटिल कार्यों तक यह बढ़ता गया है। मतलब नीचे जो इस प्रकार के अवशेष हैं उनको नष्ट करना या वहां से क्या कर सकते हैं कि जासूसी करना, ये सब भी हो रहा है। ठीक है। देखिए, महासागरीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता के संदर्भ में की वजह से भी ये चिंता बढ़ी है। देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के अनुसार इसकी क्षमता मतलब महासागरीय अर्थव्यवस्था की क्षमता जो है 2030 तक 3,000 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो अब ये इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो विश्व की डिपेंडेंसी है वो इस प्रकार के महासागरीय अवसंरचनाओं पे निर्भर कर रही है, अधिक से अधिक अब निर्भर हो रही है। तो जहाँ पे निर्भरता ज़्यादा होगी वहाँ पे इस प्रकार के खतरे भी होंगे। एक देश दूसरे देश के खिलाफ इस प्रकार के कार्रवाइयाँ करते हैं। ठीक है। इसमें तेल व गैस अन्वेषण, फाइटर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए जलमग्न केबल जैसी कई गतिविधियों में भविष्य की अपार संभावनाएं हैं आगे चल करके। देखिए, सीबेड वारफेयर में क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, ये सब जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सीबेड वारफेयर के दायरे में क्या क्या आते हैं, मतलब किसको आप कहेंगे ये सीबेड वारफेयर? एक प्रकार से ये युद्ध है। भौतिक हमले, कम्युनिकेशन केबल्स काटना या पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाना। साइबर ऑपरेशंस, समुद्र में जलमग्न केबल से होने वाले डेटा प्रवाह को मैलवेयर या जासूसी उपकरणों का उपयोग करके निशाना बनाना। निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करना या केबल्स को टैप करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के संदर्भ में। देखिए, इसके तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के लिए निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत कुल 3.52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके तहत दो घटक हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत दो घटक हैं। पहला है लाभार्थी द्वारा स्वयं का घर निर्माण करना। ठीक है। दूसरा साझेदारी में किफ़ायती आवास का निर्माण। यह सरकार क्या है कि कोई अपार्टमेंट बना दे, उसमें जो है मकान को जो है लोगों को सस्ते दामों पे दे दे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सभी के लिए आवास मिशन के बारे में बात करें तो यह योजना 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। कितनों को? 1 करोड़ को, और 5 वर्षों में। ठीक है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगा। मतलब किस मंत्रालय के तहत ये होगा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। योजना के लिए न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया वाले घरों के निर्माण का समर्थन किया जाता है। घर में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल होता है। यह योजना 5 साल तक चलेगा और यह 1 सितंबर मतलब 2.0 जो है ये 1 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। इसमें ब्याज सब्सिडी घटक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और शेष अन्य घटक केंद्र प्रायोजित योजना। मतलब कुछ को जो है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसके तहत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, और कुछ जो इसके अन्य घटक होंगे उसके लिए जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो ये स्कीम होगी उसके तहत की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसके लिए जो पात्र लाभार्थी हैं वो कौन है? देश में किसी भी जगह अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहली शर्त है, और उसे निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग का होना चाहिए। या तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो, EWS का, निम्न आय वर्ग का हो, मध्यम आय वर्ग का हो, और इसमें विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को देखें तो योजना के तहत अब तक एकल महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, और इससे समावेशिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 80,000 मकान, अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 मकान था, ट्रांसजेंडरों के लिए 90 मकान स्वीकृत किए गए। ये आंकड़ा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है, इसके 4 घटक हैं, 4 प्रमुख घटक हैं। इन 4 घटकों की यदि बात करें, यहाँ पे देखिए 2 घटक ही को अभी बात की गई थी ऊपर,
ये यहाँ पर जो ऊपर आपने देखा था, यहाँ पर 2 घटकों के तहत ये 3.52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत जो 4 घटक हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है आपका लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को अपनी जमीन पर घर बसान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरा, साझेदारी में किफायती आवास। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा बनाई गई अपार्टमेंट परियोजनाओं में आवंटित घर खरीद सकते हैं सस्ते दामों पे। तीसरा है किफायती किराया आवास। इसके लिए निम्नलिखित 2 तरीके अपनाए जाएंगे। पहला, सरकारी खाली आवासों को किफायती या किराया आवास में बदलना, या निजी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराए के आवासों का निर्माण, संचालन और उसका रखरखाव करना। चौथा है ब्याज सब्सिडी योजना। ब्याज सब्सिडी योजना में क्या है कि अधिकतम लोन जो है 25 लाख रुपए तक आपका लोन ग्रांट हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा, और इसके लिए अधिकतम घर की कीमत जो है वो 35 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगला है वाणिज्य संबंधी। संसदीय स्थायी समिति ने श्रम गहन क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की। पीएलआई योजना मतलब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। देखिए, इस समिति ने वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रसायन, चमड़ा, परिधान और हस्तशिल्प जैसे श्रम गहन क्षेत्रों के लिए भी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की। यह सिफारिश भारत के विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने में पीएलआई योजना की सफलता को देखते हुए की गई है। अभी तक जो पीएलआई योजना है वो आपका भारत के विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात के क्षेत्र में इसको लागू किया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में। यह योजना 2020 में ध्यान रखिए कब प्रारंभ हुई, 2020 में 1.97 ट्रिलियन रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। यह मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसका उद्देश्य जो है इस योजना का विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा विकास और संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसमें कवर किए गए क्षेत्र मतलब किन क्षेत्रों को इसके तहत कवर किया गया, इसमें मोबाइल विनिर्माण और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक घटक, एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी, बैटरी, व्हाइट गुड्स जैसे 14 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसके तहत जो प्रोत्साहन दिया जाता है कैसे, पात्र कंपनियों की को वृद्धिशील बिक्री पर 4% से लेकर 6% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। और इसके लिए होना क्या चाहिए उन कंपनियों को, इसके लिए भारत में पंजीकृत घरेलू और विदेशी दोनों तरह की कंपनियां प्रोत्साहन के लिए पात्र होती हैं। दृष्टिकोण क्या है इसमें प्रदर्शन आधारित अप्रोच अपनाया जाता है। प्रदर्शन मतलब आपकी परफॉर्मेंस को ही आधार बनाया जाता है, जिससे केवल देश विदेश के निवेशकों का ध्यान ही नहीं खींचा जाता बल्कि व्यवसायों को अत्याधुनिक तरीके अपनाने और उत्पादन लागत घटाने के लिए भी बढ़ावा मिलता है। पीएलआई योजना की प्रासंगिकता या आवश्यकता क्यों है, देखिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है। इसके लिए ये इस प्रकार की योजना आवश्यक है। रणनीतिक क्षेत्रों का समर्थन, उदाहरण के लिए भारत ने 2024 में दूरसंचार संबंधी उत्पादों में लगभग 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल कर लिया है। ठीक है, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की योजना जैसी पीएलआई योजना है। अब थोड़ा सा इसकी जो मुख्य उपलब्धियां अभी तक की रही है 2020 से उसको देख लेते हैं। इसके तहत जो निवेश प्राप्त हुआ है वो 1.46 लाख करोड़ रुपए अभी तक। उत्पादन का जो मूल्य है इसके तहत 12.5 लाख करोड़ रुपए। रोजगार सृजन इसके तहत कितना हुआ, 9.5 लाख, 9.5 लाख। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों शामिल हैं। निर्यात की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात किया गया है। आगे बात कर लेते हैं ओटावा कन्वेंशन के बारे में। तो ओटावा कन्वेंशन देखिए क्या है, यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है, नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। आप लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया इसको आप मैप पे देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम है। ठीक है, रशिया के बगल में लगे हुए हैं। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये जो हैं इसके पड़ोसी देश हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, और पोलैंड, इन तीनों से जो है रशिया की सीमा लगती है। तो रशिया से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं। ओटावा कन्वेंशन के बारे में बात करें तो इस कन्वेंशन का आधिकारिक नाम कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज स्टॉक पिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन है। इसका उद्देश्य यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य करती है। इसके अलावा उन्हें ऐसी माइंस को नष्ट करने के लिए भी बाध्य किया गया है।
इसे ओस्लो 1997 में अपनाया गया था। इसे 1997-99 तक ओटावा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह 1999 में प्रभावी हुआ था। हस्ताक्षरकर्ता देश कितने हैं? 133 है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। इसकी डिपॉजिटरी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं, मतलब उनकी देखरेख में ये कन्वेंशन चलता है। तो आप याद रखिएगा ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में। और कौन से इससे देश इससे अलग होने की बात कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं? पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। इन चारों की सीमा जो है रशिया से लगती है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रूफ ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने कस्टम्स व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन संशोधन नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 2020 के नियमों में संशोधन करते हैं। ये नियम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं। नए नियम के बारे में बात करें, अब आयातक को व्यापार समझौते के तहत विशेष दर पर शुल्क के लिए प्रूफ ऑफ ओरिजिन प्रस्तुत करना होगा। प्रूफ ऑफ ओरिजिन, जबकि पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रस्तुत करना होता था, अब प्रूफ देना होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि शिपमेंट में माल पूरी तरह से एक विशेष देश में प्राप्त, उत्पादित और निर्मित या प्रसंस्कृत किया गया है। होता क्या था कि मान लीजिए कि हम श्रीलंका से कोई सामान मंगा रहे हैं, परंतु वो सामान श्रीलंका का ना हो करके वो चाइना का है। चाइना जो है अपना सामान यहाँ श्रीलंका के माध्यम से भारत में डंप कर रहा है, तो इससे बचने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इन बदलावों का लाभ क्या होगा? अब भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी सर्टिफिकेट की बजाय अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं। इससे विशेष रूप से चीन के उत्पादों के आयात की कड़ी जांच की जा सकेगी, जिन्हें उच्च शुल्क और व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए आसियान, श्रीलंका, यूएई जैसे देशों के माध्यम से भेजा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है रायसीना डायलॉग 2025। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, 10वां संस्करण तो पहला कब था? 2016 में। रायसीना डायलॉग के बारे में बात करें, इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, ये करता है। ध्यान रखिएगा कौन इसकी मेजबानी करता है? विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। यह समकालीन भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलनों के रूप में उभरा हुआ है, एक मंच के रूप में उभरा है। यह वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी भागीदारी की बात करें तो 10वें संस्करण में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, शिक्षाविद, थिंक टैंक, युवा आदि शामिल थे। थीम याद रखिएगा, थीम महत्वपूर्ण है। इसकी थीम 2025 की जो रही है वो कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट, महत्वपूर्ण है। कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट। इसमें चर्चा जो है 6 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही है, जैसे ग्रीन ट्राइलेमा, डिजिटल प्लेनेट इत्यादि। अगला है तंबाकू के बारे में बात करें तो पिछले 4 वर्षों में भारत का तंबाकू निर्यात जो है वो 2 गुना हो गया है। ध्यान रखिएगा। तंबाकू के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है तंबाकू के मामले में? भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीन के बाद, तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ब्राजील के बाद। तो उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है तंबाकू के, चाइना के बाद, और निर्यात के रूप में भी दूसरे नंबर पे है, पहले पे आपका ब्राजील है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, इसमें गुजरात जो है, गुजरात के कुल खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन जो है वो 30%, मतलब कुल उत्पादन का अकेले 30% जो है वो गुजरात उत्पादित करता है। अब इसके लिए इसकी खेती के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तापमान 20 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा, जब इसे वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है तो फसल उगाने के मौसम के दौरान कम से कम 500 मिलीमीटर अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा 1200 मिलीमीटर से अधिक होती है वहां पर आमतौर पर इसकी खेती नहीं की जाती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसका एक अपवाद है आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जहां गहरी काली मृदा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह जो है रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, परंतु आंध्र प्रदेश में गहरी काली मृदा में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में सिगरेट में इस्तेमाल होने वाली तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला है सहयोग पोर्टल के बारे में। केंद्र और राज्य सरकारें ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी करती हैं। ठीक है, सहयोग पोर्टल के बारे में बात करें, वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि एलन मस्क की कंपनी ने, एक्स ने जो है यहाँ पे कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ क्या किया है? केस किया हुआ है। तो ये इसी के लिए आपका चर्चा में आया था सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल जो है, देखिए ये इसका मिशन क्या है? देश में साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए प्रभावी फ्रेमवर्क और संस्थागत व्यवस्था बनाना है।
ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। देखिए, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है I4C द्वारा स्थापित यह पोर्टल जो है धारा 793B के तहत मतलब कंटेंट को हटाने के अनुरोधों को कारगर बनाने और सोशल मीडिया मंच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीधे संवाद की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। ठीक, इसे आईटी अधिनियम 2000 के तहत अंतर्गत सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा मध्यवर्तियों को नोटिस भेजने, जैसे ओटीपी प्लेटफॉर्म जो है उनको नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है। यह किसी गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण कार्य को करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सूचना, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक को हटाने या निष्क्रिय करने की सुविधा प्रदान करता है। यह देश की सभी अधिकृत एजेंसियों और सभी मध्यवर्तियों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के बारे में बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रत्यायन एक इंग्लिश होती है एक्रीडेशन, तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन पर 2025 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF प्रकाशित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। देखिए, जो ये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है ये हर साल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जो देश के विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, उनकी एक रैंकिंग जारी करता है। तो 2025 के लिए अभी इस पर रोक लगा दी गई है। NIRF का उद्देश्य संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक व्यापक और मानकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करके उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। हम लोग राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के बारे में बात करें तो देखिए, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अधिनियम 1987 की धारा 10U के तहत 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2010 में NBA को एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1994 में, और इसे स्वायत्त बोर्ड कब बनाया गया? 2010 में इसे स्वायत्त बोर्ड बनाया गया। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य यह इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन आदि में डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम की गुणवत्ता की जांच करता है। ध्यान रखिएगा, जो उनके द्वारा कोर्सेज चलाए जाते हैं उनकी जांच करता है। जो ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ये संस्थाओं को नहीं बल्कि उनके प्रोग्राम्स को सर्टिफाइड करता है। ठीक है, उनकी जांच करता है। ये संस्थाओं की जांच नहीं करता कि संस्था की मतलब सही तरीके से स्थापित है या नहीं। वहाँ पे जो कोर्स चल रहे हैं उनकी जांच करने का कार्य इसका होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है अल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। स्वीडन के शोधकर्ताओं ने अल्टर मैग्नेटिज्म नामक एक नए प्रकार के चुंबकत्व की सूचना दी है। अल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो यह, इसका अर्थ क्या है? यह लौह चुंबकत्व। लौह चुंबक मतलब जो आपने नॉर्मल चुंबक देखे होंगे, ठीक है, जिससे आप सिक्का इत्यादि चिपकाते हैं, तो वही आपका लौह चुंबक होता है। फेरोमैग्नेट और गैर लौह चुंबक दोनों के लाभकारी गुणों को समेकित करता है। मतलब ये जो अल्टर मैग्नेटिज्म नामक नया मतलब इन्होंने चुंबकत्व बनाया है, इसमें दोनों लौह चुंबक और गैर लौह चुंबक दोनों के लाभकारी गुणों को शामिल किया गया है। यह गुण इसे पारंपरिक लौह चुंबक और गैर लौह चुंबक दोनों से अलग बनाता है। जो पारंपरिक चुंबक होता है, जो हम लोग नॉर्मल घरों में देखते हैं, जैसे लोहा, निकल आदि, ये पुश और पुल फोर्स प्रदान करने के लिए संरेखित स्पिन पर निर्भर करता है। आप देखते होंगे तो यदि नॉर्थ साउथ लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं? चिपकते हैं, और साउथ साउथ करेंगे तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। वहीं गैर चुंबकत्व जो है इन बलों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अल्टर मैग्नेट्स में जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन मतलब गैर लौह चुंबकत्व और नॉन रिलेटिविस्टिक स्प्लिटिंग लौह चुंबकत्व, मतलब इसमें गैर लौह चुंबकत्व और लौह चुंबकत्व ये दोनों गुण होते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? मेमोरी डिवाइस की परिचालन गति बढ़ाने में ये सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। मुजारा आंदोलन के बारे में बात करें तो 19 मार्च को मुजारा आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन मुजारा और तत्कालीन प्रशासन के बीच हिंसक टकराव की स्मृति में हर साल मनाया जाता है। मुजारा आंदोलन हुआ कब था? इसकी शुरुआत, यह आंदोलन पटियाला रियासत आपका कहाँ पे है? पंजाब में था। पटियाला रियासत में शुरू हुआ था और 1930 के दशक में इसका तेजी से प्रसार हुआ था। इसकी उत्पत्ति 1920 के दशक के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी। पृष्ठभूमि क्या थी? विभाजन पूर्व पंजाब के काश्तकार किसान, जिन्हें मुजारा कहा गया, तो पंजाब के काश्तकार किसानों ने विश्वेदारी प्रणाली भूमि काश्तकारी संबंधी नियम के तहत जमींदारों से भूमि के मालिकाना हक की मांग की थी।
मुजारों मतलब जो किसान थे, किसानों को अपनी पैदावार का एक हिस्सा विश्वेदार मतलब जो जमींदार थे को देना होता था तथा कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। इस दोहरी कर वसूली की वजह से किसानों का शोषण होता था। इसके जो प्रमुख नेता थे बूटा सिंह, कृपाल सिंह इत्यादि थे। अब हम लोग चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे स्थल की बात कर लेते हैं। इसमें आपका है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, उलान बाटर है, ठीक है। मंगोलिया एशियन देश है। भारत और मंगोलिया ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, इसलिए चर्चा में था। इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये देखिए आप, ये एशिया में है। एशिया में रशिया और चाइना के बीच में है ये, ठीक है। रशिया और चाइना के बीच में यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा उत्तर में रशिया और दक्षिण में चीन से लगी हुई है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, स्थलाकृति यह मुख्य रूप से एक पठारी क्षेत्र है। इसके 80% भाग पर स्टेपी घास के मैदान हैं। इसके दक्षिण में चाइना साइड में गोबी का मरुस्थल है। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं वो कौन सी हैं? अल्ताई, खागई और खेटी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वो ओरखोन नदी है। मंगोलिया की सबसे लंबी नदी ओरखोन नदी है। तो ध्यान रखिएगा, ओरखोन घाटी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।